हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नंदिता है और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट ईवीएस का जो सिलेबस में जो टॉपिक 6 है, थिंग्स वी मेक एंड डू, उसकी इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो से। और आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये 2 और 3 वीडियो में फिनिश होगा। इसके लिए मेरे चैनल पे जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, जिसमें थिंग्स वी, फूड एंड शेल्टर है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, वाटर है, ट्रैवल है, ये जो भी सीटेट के टॉपिक्स दिए हुए हैं ईवीएस से रिलेटेड, ये आपको सीटेट ईवीएस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देखिए। बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं हैं, हार्डली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो है, बाकी वीडियो 10 से 12 मिनट के बीच के हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डेली एक वीडियो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको वीडियो को एक दिन में सब कंप्लीट करिए। आप डेली एक वीडियो देखिए और उस तरह से आप 10 या 12 दिन में आप सीटेट के टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख चुके हैं, थिंग्स वी मेक डू, यहाँ चैप्टर 6 लिखा हुआ है और 6 टोटल आपके सीटेट ईवीएस के सिलेबस में 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं। कई बार ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं ईवीएस में, तो 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं। और ये स्क्रीन पे जो आपको पीडीएफ दिख रही है, ये सरोहा पब्लिकेशन की बुक है। सीटेट ईवीएस के नाम से बुक आती है सरोहा पब्लिकेशन की, ऑथर हैं सरोहा जी। तो इस बुक को आप लेने के लिए आप अमेज़न से ले सकते हैं। चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे बात की गई मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने सूखों पत्तों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे चित्र बनाए। तो इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके कि सूखे पत्तों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे चित्र बनाने वाले कलाकार का नाम क्या है। ऑप्शन में दे दिया विष्णु चिंचालकर और अदर 3 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें विष्णु चिंचालकर का ऑप्शन आप सही करेंगे। फिर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि से क्वेश्चंस कई बार सीटेट में आया है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने विकसित की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा किसने विकसित किया, ब्रेल लिपि के जनक कौन है, तो लुई ब्रेल। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। यह लिपि अंधे लोगों के पढ़ने का खास तरीका बनाया गया है। इसमें मोटे कागज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिस पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर क्या लिखा गया है, यह जानने के लिए ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ाई की जाती है, मतलब कि उसमें उभरे उभरे बने होते हैं। इस लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं। इन बिंदुओं के उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ाई की जाती है। यह लिपि 6 बिंदुओं के आधार पर बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने बिंदुओं पे ब्रेल लिपि बनाई जाती है, फिर किसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, वो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको इस पॉइंट नंबर 2 से आपको मिलने को देख सकते हैं। ब्रेल लिपि को आप कंप्यूटर का प्रयोग करके भी लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है कि मधुमक्खी पालन को शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो वो अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, क्योंकि इन्हीं महीनों में मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दिवाली के आसपास का जो समय है, तो इस तरह से आप करके किसी भी ट्रिक का यूज़ करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ भी मधुमक्खी से रिलेटेड ही है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी पाई जाती है। यह रानी मक्खी ही अंडे देती है। इसके अलावा छत में कुछ नर मक्खियाँ भी पाई जाती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ पाई जाती हैं। ये मक्खियाँ पूरा दिन काम करती हैं और जब किसी मक्खी को रस का पता चलता है कि कहाँ है, तो वह दूसरी मक्खियों को सूचना देने के लिए एक प्रकार का नाच करने लगती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रानी मक्खी ही अंडे देती है। यहाँ पे रानी मक्खी ही अंडे देती हैं और कुछ नर मक्खियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और बहुत सारी मक्खियाँ जो होती हैं वो काम करने वाली मक्खियाँ पाई जाती हैं, जो पूरा दिन काम करती हैं, ठीक है। और इसमें वो नाच करने लगती हैं, वे इसी रस का प्रयोग करके शहद बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मक्खियाँ छत्ता बनाने और बच्चों को पालने का भी काम करती हैं। यदि शहद न हो तो छत्ते की सारी मतलब मधुमक्खियाँ क्या खाती हैं, वो शहद ही खाती हैं। तो अगर शहद ना हो तो छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी मर जाएंगी। नर मक्खी छत्ते के लिए इतना काम नहीं करती जितना कि रानी मक्खी करती है। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
यहाँ पे लिखा है कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ ये कहाँ पे स्थित है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अलग अलग देखिए, इंडिया का मैप भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग स्टेट्स कहाँ पर हैं और स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो बहुत फेमस है, वो भी याद करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी आप EVS पढ़ें तो इंडिया का मैप अपने साथ ज़रूर रखें जिसमें कि सारे स्टेट्स दिए हों, और जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके बाद उस स्टेट्स को या उस डिस्ट्रिक्ट को या उस इम्पॉर्टेंट जगह को आप टिक करके इस तरह से मैप का यूज़ करेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। अब गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ ये तीनों जगह गुजरात में स्थित है। अब कोझिकोड कहाँ स्थित है, वो केरला में है। उडुपी कर्नाटका में है। कोट्टायम केरला में है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस हैं और वो कहाँ बोली जाती हैं, यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। कुडुक लैंग्वेज झारखंड में बोली जाती है। कोंकणी लैंग्वेज गोवा में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है, बहुत आसान है। कन्नड़ा कर्नाटका में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, भी बहुत आसान है। मलयालम केरला में बोली जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 10 में। एक रिजर्व्ड रेल टिकट, जो एक हम रेल का रिजर्वेशन कराते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि उस ट्रेन के टिकट पे क्या क्या मेंशन होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देगा कि उसके बाद कौन सा ऐसा चीज़ है जो मेंशन नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन दे दिया, एक कोई दूसरा, आप आपको वो टिक करना है। तो रिजर्व रेल टिकट शोज अस द ट्रेन नंबर उसमें होता है, किस डेट की जर्नी है वो डेट होता है। बर्थ आपका सीट क्या है, फेयर किराया क्या है, फिर कितनी दूरी तक वो जानी है उस ट्रेन से, आपका जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है उसकी डिस्टेंस क्या है, जेंडर, एज और डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम। तो ये तो एक तो कॉमन सी बात है, इसको आप कर लेंगे आराम से। अब पॉइंट नंबर 11 पे देखिए, इन उत्तराखंड इन द मिडिल ऑफ माउंटेन वैली ऑफ फ्लावर आर माउंटेन। मतलब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक स्टेट है इंडिया का, वहाँ पाया जाता है। अब बिहार की एक जो आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, उसका नाम है मधुबनी। मधुबनी ये इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मधुबनी बिहार की एक बहुत पुरानी चित्रकला है। बिहार के मधुबनी ज़िले में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर इस घोल से त्योहारों और खुशियों के मौक़ों पर दीवारों और आंगन में इसकी चित्रकारी की जाती है। इनमें प्रयोग होने वाले रंग विशेष प्रकार के होते हैं। इन रंगों को नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग द्वारा बनाया जाता है और इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतुओं की चित्रकारी की जाती है। इस जिले के नाम पर ही इस चित्रकला का नाम मधुबनी पड़ा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये कहाँ का है। मधुबनी जो आर्ट है वो कहाँ का है, वो बिहार का है। इसमें चावल के घोलों में रंग मिलाकर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, उसके बाद उसमें आ गया कि चित्रकारी में क्या बनाया जाता है, इंसान भी बनाए जाते हैं, चित्र, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ ये सब बनाई जाती हैं। ठीक है, और कुछ विशेष प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो रंगों को नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग, मतलब नेचुरल जो कलर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको नील है, हल्दी है, फूल, पेड़ों है, चावल के घोल में भी उन रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। और इसमें एक और चीज़ है, इस चित्रकला का नाम वहाँ का जो जगह है मधुबनी, उसी के नाम पे पड़ा। पॉइंट नंबर 13 को देखते हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज एक जगह का नाम है। फेमस फॉर, कहाँ किस चीज़ के लिए फेमस है, ये यहाँ पे गुलाब जल और केवड़ा परफ्यूम के लिए बेसिकली फेमस है। और ये कैसे बनाया जाता है, फूलों से बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 40 में देखिए, गाजी खान एक जगह के नाम है जो पहले भारत में था परंतु अब यह पाकिस्तान में स्थित है। पॉइंट नंबर 15 देखिए, टू सेव, यदि हम लकड़ी के फट्टों से छत या दीवारें बनाते हैं तो उन्हें दीमक से बचाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब कि बेसिकली ये है कि आप लकड़ी के फट्टे हैं, उससे छत या दीवारें कुछ भी बनाते हैं, बेसिकली लकड़ी में ही दीमक लगती है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगेगी और इसलिए उन्हीं के फट्टों से छत या दीवार बनाते हैं। पॉइंट नंबर 16 देखते हैं। कर्नाटका के बेलवनिका गांव में खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए खूंटी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्याज को पौधों से अलग करने के लिए इलिगे नामक औजार का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ खेत में बैल जिस यंत्र को खींचते हैं उसे कुरगे कहते हैं। तो यहाँ 3 पॉइंट याद रखिएगा, कुरगे किसे कहते हैं, इलिगे नाम का औजार किस चीज़ में इस्तेमाल होता है और खूंटी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ कर्नाटका के होलगुंडी की बात की गई है। होलगुंडी कहाँ पे पाया जाता है, गांव कर्नाटका में पाया जाता है। और यहाँ की एक स्पेशल पंचायत होती है, उसका नाम है भीमा सिंह। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस पंचायत में बड़े लोगों के साथ, अडल्ट के साथ बच्चे भी वहाँ पे उस पंचायत में भागीदारी अपनी देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे बिहू की बात कर लेते हैं। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू कहाँ का त्यौहार है? असम का, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया का। और यह त्यौहार कब मनाया जाता है? जब चावल की नई फसल आती है उसमें। तो माघ बिहू मनाया जाता है 14 और 15 जनवरी को। ठीक है। बिहू से पहले दिन को उरुका कहा जाता है। ठीक है। बांस और घास से भेला घर बनाया जाता है। यह छप्पर की तरह होता है। बोरा और चेवा असम की खास प्रकार की चावल की किस्में हैं। तो ये भी पूछा जाता है, बोरा और चेवा ऑप्शन में आपको दे देगा कि असम की खास चावल की किस्मों के नाम क्या क्या हैं। बोरा और चेवा। ठीक है। बोरा चावल पकने के बाद चिपचिपे से लगते हैं। बोरा चावल से पीठा बनाया जाता है जो कि विशेष प्रकार का भोजन है। अब यहाँ पे चेवा चावल की बात है। चेवा चावल को पकाने के लिए जिस कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है उसे ताव कहते हैं और उसमें चावल पकाते समय उसे केले के पत्तों से ढक दिया जाता है। औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। क्या पहनती है? पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं और उनके वस्त्रों का रंग पीला होता है। रंग की बात करें तो वस्त्रों का रंग पीला होता है। ढोल बजाकर वो गीत गाते हैं और सभी को केले के पत्तों में खाना परोसा जाता है। रात भर सब भेला घर में ही रहते हैं। अगले दिन उठकर भेला घर और मेजी दोनों को जलाया जाता है। भात शुक्तो, भात मतलब चावल, शुक्तो मीन्स रसे वाली सब्जी, लूची और छोला दाल, ये भी असम के व्यंजन हैं। तो ये असम के बारे में यहाँ पे बात की गई है, इसको आप लोग ज़रूर से ध्यान से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 19 में यहाँ पे मिड डे मील की बात की जाती है कि जिन बच्चों को हमारे देश में भरपेट खाना नहीं मिलता उनके लिए मिड डे मील स्कीम बनाई गई है, जिसमें क्लास 1 टू क्लास 8 तक के बच्चों के लिए लंच टाइम में उनको खाना दिया जाता है जो कि फ्री होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश एक स्टेट है इंडिया का, वहाँ पे 2 तरह की साड़ियाँ जो बहुत फेमस है, पोचमपल्ली और कलमकारी। ये काफ़ी इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पोचमपल्ली और कलमकारी क्या है? साड़ियाँ हैं। कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, कहाँ पे बनाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 21 में अबू धाबी की बात करते हैं। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है और इसके आसपास के देश भी रेगिस्तानी इलाके में ही रहते हैं। ठीक है। और अबू धाबी में रेत ही रेत पाई जाती है। रेत ही रेत पाई जाती है, वह भी अलग रंगों में, जैसे सफ़ेद, भूरा, पीला, लाल या काला। यहाँ रेत के पहाड़ भी पाए जाते हैं, इन्हें रेत के टीले कहते हैं। यहाँ पे पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। अबू धाबी की भाषा अरबी है और यहाँ रुपए को क्या बोलते हैं? दिरहम बोलते हैं। इन रुपयों पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है। अबू धाबी में जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है, पानी से भी बहुत सस्ता है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ के लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं, हर जगह एसी लगे होते हैं। गर्मी अधिक होने के कारण यहाँ के लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और अपने आप को तेज़ धूप से बचाने के लिए पूरा सिर ढक के रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वहीदा प्रिज्म की बात की गई है कि वहीदा प्रिज्म कौन है? ये एक लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और वे भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के समुद्री जहाज़ की ये डॉक्टर हैं। पूरी परेड की कमान संभालने वाली ये पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन। ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीदा प्रिज्म का नाम, ये इंडियन नेवी में है, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और ये डॉक्टर हैं और ये फर्स्ट महिला हैं जो एक पूरी इंटायर परेड की कमान संभालती हैं। ठीक है। यहाँ पे जब नौसेना की परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने की आवश्यकता है। पूरी परेड में टोटल 36 निर्देश दिए जाते हैं और पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। इतनी ज़ोर से निर्देश देने पड़ते हैं ताकि सबसे पीछे वाली टुकड़ी को भी वो निर्देश सुनाई दें। जो मैदान के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं उन्हें भी सुनाई देना चाहिए। ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कितने कमांड, 36 कमांड मतलब निर्देश, 36 निर्देश दिए जाते हैं इंडियन नेवी में और पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिम कॉर्बेट की बात करते हैं। उत्तराखंड में, अभी हमने ऊपर बात किया कि उत्तराखंड में फ्लावर वैली पाई जाती है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद करिए। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में पाया जाता है और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजस्थान के भरतपुर में घाना नेशनल पार्क।
अब यहाँ पे सपेरों की बात कर लेते हैं। सपेरों की जाति के लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि कालबेलिया किसे कहा जाता है। सपेरों की जाति के लोगों को स्नेक चार्मर्स जिनको कहते हैं इंग्लिश में, उनको कालबेलिया कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, सांपों को अपनी बेटी की शादी में तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में वो देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे स्नेक से ही रिलेटेड है, एक नाग गुम्फन करके एक डिज़ाइन है और जिसको बनाया जाता है। इस डिज़ाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सौराष्ट्र गुजरात में और साउथ इंडियन में। ठीक है, साउथ इंडिया दक्षिणी भारत में जो अलग अलग स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, वहाँ पे इस नाग गुम्फन डिज़ाइन का प्रयोग करते हैं। रंगोली बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या है, कुछ इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। रंगोली बनाते हैं, दीवारों की सजावट में बनाते हैं, इस डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल को छोड़कर बाकी के तीनों को बजाने के लिए सूखी लौकी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मैक्सिमम राइस इज़ ग्रोन इन ओडिशा, कालाहंडी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कालाहंडी सबसे पहले कहाँ है, कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ किस स्टेट में है, तो ये आपके उड़ीसा में है। और क्यों फेमस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चावल यहाँ पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो 29, हम अपने घर की चीज़ों को घरेलू उपायों से भी 1-2 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, आपको क्रॉस करके पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन इधर दिए होंगे, 4 ऑप्शन दाहिने तरफ दिए होंगे, आपको सही ऑप्शन को मैच करके मिलाना होगा। ठीक है। अब इसमें से देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब दूध को कैसे आप प्रिजर्व करेंगे, उसको आप उबाल कर ख़राब होने से बचाएंगे। पके चावल को कैसे प्रिजर्व करेंगे, उसके क्या करेंगे कि एक कटोरे में पानी डालकर फिर उस बर्तन में एक और कटोरे में चावल रख के रख देंगे। अब धनिया को कैसे आप प्रिजर्व करेंगे, उसको गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे। प्याज लहसुन को कैसे बचाना है, उनको खुले में रखना है। ठीक है, उनको ह्यूमिडिटी मॉइस्चर से बचाना है। अब आम को कैसे आप सेव करेंगे, उसके आप आम पापड़ बना सकते हैं, आम के अचार बना सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। पॉइंट नंबर 30 पे चलते हैं। अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाना चाहिए ताकि शीशियों की नमी ख़त्म हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर शीशी में पानी रहेगा तो उससे अचार ख़राब हो सकता है। इसलिए पूरा शीशी को कांच के जार में रखते हैं, पूरी नमी ख़त्म हो जाए, इसलिए उसमें अचार को डाल सकते हैं। इस तरह से आप आम को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल की बात की गई है। जॉर्ज मेस्ट्रल ने एक अलग किस्म का बीज देखा। उन्होंने माइक्रोस्कोप से जब उस बीज को देखा तो पाया कि इस बीज में छोटे छोटे हुक हैं। इन हुकों की सहायता से ही बीज कपड़े पर अटक जाते हैं। इन्हीं बीजों से मिस्टर ने वेलक्रो बनाने का आइडिया सूझा। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और जब उसे खोलते हैं तो चरचर की आवाज़ें होने लगती हैं। इसका इस्तेमाल बस्ते, कपड़े, जूते और पट्टे आदि बनाने में किया जाता है। इन बीजों को घुमक्कड़ बीज भी कहते हैं क्योंकि ये चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि वेलक्रो का आविष्कार किसने किया या किसने उसको देखा, बनाया, जॉर्ज मेस्ट्रल है, जो कहाँ के हैं, स्विट्ज़रलैंड के हैं। अब वेलक्रो है क्या, अब जैसे आप लोग कोई सैंडल वगैरह जूते पहनते हैं, उसमें कई बार चिपकाने वाला दिया होता है। ठीक है, तो एक तरफ उसमें आपके छोटे छोटे हुक जैसे बने होते हैं और एक तरफ चिपकाने वाला बना होता है, तो उसको ही आप वेलक्रो कहते हैं। कई बार बैग वैग में भी बन देता है वेलक्रो। ठीक है। अब यहाँ पे हम अलबरूनी की बात कर लेते हैं। अलबरूनी कौन है, इससे भी क्वेश्चन आया है सीटेट में आपके। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था। उज्बेकिस्तान एक कंट्री है जो कि भारत में आया था। अलबरूनी ने इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जो जो उन्होंने देखा इंडिया में आकर के, और उनके देश में जो नहीं पाई जाती हमारे देश में थी। अलबरूनी ने भारत के तालाबों की बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। तालाबों के चारों तरफ चबूतरे बने हैं और बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों के साथ जोड़कर बनाया गया है। इन चबूतरों में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं और लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग हैं। इस तरह उन्होंने तालाबों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, आज के वीडियो में हम पॉइंट 32 तक डिस्कस करेंगे और आई थिंक इसमें 64 या 65 पॉइंट इस PDF में दिया हुआ है। तो आई थिंक 2 वीडियो में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस सेशन में।
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। और जिन लोगों ने भी इस वीडियो को आखिरी तक देखा है और अगर वो उनको वीडियो ये पसंद आई है तो मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। और जिन्होंने भी इसके प्रीवियस वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सीटेट EVS के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाइए। टोटल 8 या 9 वीडियोज़ हैं, उसको ज़रूर देखिए। और डेफिनेटली जो सीटेट आने वाला है आगे, जिसका आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है, उसमें ये वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक बार आप मेरे सारे प्लेलिस्ट के वीडियोज़ को देखिएगा, उसके बाद आप जाके सीटेट के जो पिछले 10 साल के पेपर्स हैं उनको लगाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और ये वीडियो कितना आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।